नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं की ईवीएस जिसे हम पर्यावरण कहते हैं, पर्यावरण का अध्याय 1 सीखने जा रहे हैं और इस अध्याय का नाम है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। आप सभी को ईवीएस की बुक ओपन करना है और अध्याय 1 निकाल लेना है। साथ ही आपको एक पेन और कॉपी लेकर आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर लिखना हो तो वीडियो को रोक के आप प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम इस अध्याय को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने जाना, इस अध्याय का नाम कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। तो यहाँ पे एक प्रश्न है, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? कैसा जानते हैं। तो यहाँ पे चित्र में देखिए, यहाँ पर एक चील है और यहाँ पर बच्चे लंच कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अगला प्रश्न है, तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और झट से उसके कान खड़े हो गए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? तो ये जरूर हुआ होगा। खाते समय तुमसे कुछ मीठा जमीन पर गिर गया और कुछ ही पल में वहां चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया हो। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? तो यहां पर अब देखते हैं आगे, क्यों होता है ऐसा, सोच कर बताओ। आगे देखते हैं, जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की जो शक्ति है वो होती है, ठीक है ना। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है, कोई जानवर अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है ना जानवरों की भी अजब दुनिया। अब जहां बच्चे लंच कर रहे थे तो आपने देखा वहां पे एक प्रश्न पूछा गया, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप लंच कर रहे हैं और चील ने रोटी ले गया। तो चील में जो है वो देखने की जो शक्ति है बहुत तेज होती है। वहीं हम कुत्ते की बात करें तो कुत्ते महसूस करना या जिसे हम आहट पहचानना, ये वाली जो शक्ति है उनमें बहुत तेज होती है और उनमें सूंघने की जो शक्ति है वो भी बहुत तेज होती है। वहीं हम बात करें चींटियों की तो चींटियों की सूंघने की जो शक्ति है चींटियों में वो बहुत अधिक होती है, ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं, कैसे पहचाना साथी को। एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही थी। अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर वह झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ी आई। बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। सोचो और बताओ, इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियां दूसरी टोली की हैं? किसी ने बताया तो नहीं होगा। तो अभी हमने इसके पहले पढ़ा कि मनुष्य की तरह जानवरों में देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की क्षमता होती है। तो इन्हीं क्षमताओं से, ठीक है ना। ये प्रश्न है, इस प्रश्न को हमने अभी इसके आगे लिखा हुआ अभी है। पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना? तो सभी जानवरों में सूंघने की जो शक्ति बहुत तेज होती है इसलिए। तो ये दो प्रश्न हैं, दोनों प्रश्नों को हमने आगे लिखा हुआ है। आगे करके देखो और लिखो। चींटी के कुछ दाने गुड़ या कोई मीठी चीज जमीन पर रखो। अब इंतजार करो चींटियों के आने का, अब देखो। ये आपको प्रैक्टिकल करना है, ठीक है ना। क्या होगा, चींटी कितनी देर में आई? चींटियों को आने में कुछ ही मिनट लगे। क्या सबसे पहले एक चींटी आई या फिर सारा झुंड इकट्ठा आया? तो आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है और लिखना है। पहले एक चींटी आई, फिर धीरे धीरे झुंड इकट्ठा होने लगा। चींटियां खाने की चीज का क्या करती हैं? चींटियां खाने की चीज को अपने भोजन के लिए इकट्ठा करती हैं। वे उस जगह से कहां जाती हैं? वे उस जगह से अपने बिल में जाती हैं, ठीक है ना। क्या वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती हैं? हाँ, बिल्कुल कतार में चलती हैं। तो दो प्रश्न थे, तो दो प्रश्न मैंने ऊपर बता दिया था, मगर यदि आपको इसको लिखना है तो दो प्रश्न इस प्रकार से बनेंगे। इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियां दूसरी टोली की हैं? इसका उत्तर होगा, मनुष्य की तरह जानवरों में देखने, सुनने, सूंघने एवं महसूस करने की क्षमता होती है। इन्हीं क्षमताओं के कारण चींटी को पता चला कि सामने वाली चींटियां दूसरी टोली की हैं, ठीक है ना। इस पेज से दो प्रश्न।
प्रश्न दूसरा, पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना? तो सभी जानवरों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। पहरेदार चींटी ने भी सूंघकर अपनी साथी चींटी को पहचान लिया। ठीक है ना। अब हम अगले पेज में चलते हैं, चलिएगा। अब ध्यान से, बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए उस कतार के बीच में पेंसिल से कुछ देर चींटियों का रास्ता रोको। देखो अब चींटियां कैसे चलती हैं। तो पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोकने पर वह रास्ता बदलकर फिर से एक के पीछे एक कतार में चलती हैं। ठीक है ना। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। मतलब चींटियां जो हैं वो कुछ छोड़ते हुए चलती हैं, तो बाकी जो चींटियां हैं उसको सूंघते हुए वे जो चींटी पहले गई है वो उसी रास्ते से उसी के पास में पहुंच जाती हैं। अब ये प्रश्न है, इन प्रश्नों के जो उत्तर है हमने इसके बाद में किया हुआ है, इस पेज के बाद में। क्या अब बता सकते हो जब तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका तब उनके ऐसे व्यवहार का क्या कारण था? कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। बताइए, मतलब इतनी क्षमताएं होती हैं कीड़ों में। फिर यहां पे देखिएगा, क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? सोचो, उन्हें कैसे पता चलता होगा कि तुम कहां हो? ये प्रश्न है। मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है। मैं रेशम का कीड़ा हूं, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूं। बताइए, रेशम के कीट में इतनी क्षमता होती है। क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है? सोचो, कुत्ता क्या सूंघता है? यह भी प्रश्न है। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। तो इस पेज से जो प्रश्न बनेंगे वो इस प्रकार हैं, देखिएगा। पहला प्रश्न, अब ध्यान से, बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए उस कतार के बीच में पेंसिल से कुछ देर चींटियों का रास्ता रोको। देखो अब चींटियां कैसे चलती हैं। प्रश्न बना, उत्तर क्या होगा? उत्तर तो हमने ऊपर जान लिया था। पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोकने पर वह रास्ता बदलकर फिर से एक के पीछे एक कतार में चलती हैं। प्रश्न दूसरा, क्या अब बता सकते हो जब तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका तब उनके ऐसे व्यवहार का क्या कारण था? उत्तर में लिखेंगे, चींटियां जब चलती हैं तो वह अपनी गंध छोड़ देती हैं। दूसरी चींटियां उसी गंध को सूंघकर पहचान लेती हैं। जब हमने चींटियों का रास्ता रोका तब वे वहां से अपना रास्ता बदलकर उसी गंध को पहचानकर एक के पीछे एक पंक्ति में चलने लगी। तो ये उनके व्यवहार में परिवर्तन आया था। तीसरा प्रश्न बनता है, क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? सोचो, उन्हें कैसे पता चलता होगा कि तुम कहां हो? तो इसके बारे में हमने जाना था। तो उत्तर लिखेंगे, जी हां, हम सभी मच्छरों से परेशान होते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे और शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। एक और प्रश्न बनता है, क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है? सोचो, कुत्ता क्या सूंघता होगा? जी हां, कुत्ते को इधर उधर सूंघते हुए देखा है। कुत्ते की अपनी जगह बटी होती है। वह दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से यह जान जाता है कि वह किसी दूसरे इलाके से आया है। इस प्रकार से ये प्रश्न बने इस पेज से। अब हम अगले पेज में चलते हैं। लिखो, हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहां कहां करते हैं? ये प्रश्न हमने बनाए हुए हैं आगे, मगर यहां पर कोशिश किया है, यहां पे ऑप्शन दिया हुआ था। अपराधियों को ढूंढने, बम विस्फोट और चोरी के माल का पता लगाने, इस प्रकार से लिखा है। ये प्रश्न अभी हमने कंप्लीट किया है। आगे, किन किन मौकों पर तुम्हारी सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है? सूची बनाओ। उदाहरण के लिए, खाने की गंध से उसके खराब होने का पता चलना, किसी चीज के जलने का पता चलना, जैसे स्वादिष्ट खाना, फूल, इत्र, अगरबत्ती, लीकेज गैस, गंध इत्यादि। तुम बिना देखे किन जानवरों को उनकी गंध से पहचान सकते हो? उनके नाम लिखो। हम बिना देखे पालतू जानवरों जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली आदि को पहचान सकते हैं।
ये ऊपर के जो 3 प्रश्न हैं इनको हमने कंप्लीट किया है। अभी चौथे प्रश्न को यहीं पे देख लीजिए। किन्हीं 5 ऐसी चीजों के नाम लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी लगती है, और किन्हीं 5 ऐसी चीजों के नाम लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी नहीं लगती। तो इनकी गंध अच्छी लगती है फूल, इत्र, अगरबत्ती, स्वादिष्ट भोजन और फल की। इनकी गंध अच्छी नहीं लगती जैसे पसीने की बदबू, कूड़ा करकट, मलमूत्र, शराब, फिनाइल। इस प्रकार से अब इस पेज से जो प्रश्न बनेंगे वो इस प्रकार है। क्या तुम्हारे सभी साथियों के उत्तर एक से हैं? अलग अलग भी हो सकते हैं। उनको कौन सी गंध अच्छी लगती है, हर किसी व्यक्ति का अपना एक पर्सनल ओवरव्यू है, ठीक है ना। तो इस पेज से प्रश्न बनेंगे, हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति इस्तेमाल कहां कहां करते हैं? कुत्तों के सूंघने की शक्ति का प्रयोग पुलिस द्वारा अपराधियों को ढूंढने, बम विस्फोट का पता लगाने, चोरी के माल का पता लगाने आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न बनता है, किन किन मौकों पर तुम्हारी सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है? सूची बनाओ और उदाहरण के लिए खाने की गंध से उनके खराब होने का पता चलना, किसी चीज के जलने का पता चलना। उत्तर लिखते हैं, हमारे सूंघने की शक्ति गंध को पहचानने के काम आती है, जैसे स्वादिष्ट खाना, फूल, इत्र, अगरबत्ती, लीकेज गैस आदि को हम शीघ्रता से समझ जाते हैं। अगला प्रश्न बनता है इस पेज से, तुम बिना देखे किन जानवरों को उनकी गंध से पहचान सकते हो? उनके नाम लिखो। हम बिना देखे जैसे पालतू जानवरों जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली आदि को पहचान सकते हैं। अब हम अगले पेज में चलते हैं, चलिएगा चर्चा करो। इस प्रकार से मान लीजिए डॉट लगा हुआ है इस वाक्य के आगे, मतलब ये प्रश्न है, ठीक है ना। क्या तुम्हें अपने घर के लोगों के कपड़ों से गंध आती है और किसके? ये प्रश्न है, इसको हम आगे करेंगे। कभी किसी भीड़ से भरी जगह जैसे मेले में, बस में, ट्रेन में आदि में तुम्हें गंध का एहसास हुआ है? बताओ कैसा लगा? ऐसा क्यों? आज रजनी को जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा। अपने 6 महीने के बेटे दीपक को वह अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ गई। सुशीला की अपनी बेटी भी इतनी ही छोटी है। मजे की बात यह हुई कि दोनों बच्चों ने एक साथ पोटी कर दी। अपनी बेटी की पोटी धोने के बाद जब वह दीपक की पोटी साफ करने लगी तो फटाफट अपने मुंह नाक को दुपट्टे से ढक लिया। इस प्रकार से सोचो और चर्चा करो। प्रश्न यहां पर बनते हैं 3। सुशीला ने अपनी बेटी की पोटी साफ करते समय तो मुंह नहीं ढका, लेकिन दीपक की पोटी साफ करते समय उसने मुंह ढक लिया। ऐसा क्यों? अगला प्रश्न बनता है, जब तुम कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हो वहां की गंध तुम्हें कैसी लगती है? जब बच्चे के बारे में सोचो जो दिन में कई घंटे इसी कचरे के ढेर में से चीजें बीनता है। क्या गंध का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक जैसा ही होता है, या इस पर हमारी सोच का असर भी पड़ता है? अब ये 5 प्रश्न हैं शायद इसमें, तो इस पेज से प्रश्न बनते हैं इस प्रकार से और इनके उत्तर हमने इस प्रकार से बनाया हुआ है। क्या तुम्हें अपने घर के लोगों के कपड़े से गंध आती है और किसके कपड़े से? तो उत्तर लिखते हैं, जी नहीं, हमें अपने घर के किसी भी सदस्य के कपड़ों से गंध नहीं आती। ठीक। प्रश्न 2, कभी किसी भीड़ से भरी जगह जैसे मेले में, यहां पर घोले लिखा है तो इसको मेले पढ़ें, मेले में, बस में, ट्रेन आदि में तुम्हें गंध का एहसास हुआ है? बताओ कैसा लगा? तो जी हां, अक्सर भीड़ भरी जगह जैसे मेले में, बस में, ट्रेन आदि में गंध का एहसास होता है, क्योंकि इन जगहों पर सभी तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग तो रोज नहाते भी नहीं हैं और उनके कपड़े भी काफी गंदे होते हैं जिनसे गंध आती है। इस तरह के वातावरण में हमें घुटन अनुभव होता है और हमारा जी मिचलाने लगता है। प्रश्न 3 बनता है इस पेज से, सुशीला ने अपनी बेटी की पोटी साफ करते समय तो मुंह नहीं ढका, लेकिन दीपक की पोटी साफ करते समय उसने मुंह ढक लिया। ऐसा क्यों? उत्तर, अक्सर हम किसी गंध से तब ज्यादा परेशान हैं जब हमारा मन उसको गंदा मानता है। अगर हम मन बना लें तो वह गंध हमें उतना परेशान नहीं करती। सुशीला अपनी बेटी की पोटी रोज साफ करती है, उसे गंध की आदत हो गई है, लेकिन दीपक की पोटी साफ करते समय ऐसा नहीं था, इसलिए उसे मुंह ढक लिया। मतलब भाई जिसकी पोटी साफ कर रहे हैं तो उसकी गंध की आदत हमें डेली हो जाएगी,
और अचानक से किसी की दूसरे की पोटी साफ करेंगे तो निश्चित रूप से हम मुंह ढक लेते हैं, क्योंकि उस गंध की आदत हमें नहीं होती। अगला प्रश्न बनता है, जब तुम कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हो वहां की गंध तुम्हें कैसी लगती है? और उस बच्चे के बारे में सोचो जो दिन में कई घंटे इसी कचरे के ढेर में से चीजें बीनता है। मतलब आपने कचरा बीनने वाले बच्चों को देखा होगा, ये उनकी बात करी जा रही है। कूड़े के ढेर की गंध बुरी लगती है क्योंकि हमारा मन उसको गंदा मानता है। जो बच्चे कचरे में से चीजें बीनते हैं उनका मन चीजों में व्यस्त होता है। वो गंध के बारे में नहीं सोचते, वो चीजों के बारे में सोचते हैं। उनका ध्यान बदबू पर नहीं जाता, इसलिए वे घंटों उसी कचरे में रह लेते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न बनता है, क्या गंध का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक जैसा ही होता है या इस पर हमारी सोच का असर भी पड़ता है? जैसे उत्तर लिखते हैं, गंध का असर हमारे मन से होता है। जिस गंध को हम गंदा मानते हैं वह हमें अच्छी नहीं लगती, और जिसे हम अच्छा मानते हैं वह गंध हमें अच्छी लगती है। हाँ, गंध पर हमारी सोच का असर भी पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। जैसे यहां पर एक बच्चे की पोटी का उदाहरण बहुत अच्छे से दिया गया, और यहां पर जो बच्चा कचरा उठाता है, जो वाला भी एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। ठीक है ना। अब हम अगले पेज में चलते हैं। कैसे दिखा? किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे कुछ पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। तो पहला प्रश्न में तो उल्लू आएगा। इन पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है? तो कौवा, तोता, कबूतर, चील आदि। ठीक है ना। इस प्रकार से यहां लिखा हुआ है। ये दो प्रश्न है, इन दो प्रश्नों को अभी आगे कंप्लीट करेंगे। ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। इधर पक्षी ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। जब वे बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज्यादा हिलाते हैं। जानते हो क्यों? ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। हमारी जो पुतली देख रहे हैं आप, ऐसी ऐसी जो घूमती है, तो वो कुछ पक्षियों की नहीं घूमती है। वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। मतलब आंखें सीधी रहती हैं, तो उनको देखना है तो फिर ऐसा ऐसा देखना पड़ेगा, ऐसे ऐसे। ठीक है ना। तो यहां पर बताया भी गया, देखिए इस प्रकार से तुम भी अलग अलग तरीकों से देखो। तुम अपनी दाईं आंख बंद करो या फिर हाथ से ढको, उसी समय तुम्हारा साथी तुम्हारे बिल्कुल दाईं तरफ थोड़ी दूर खड़ा होकर कुछ एक्शन करे। क्या तुम बिना गर्दन घुमाए अपने साथी को एक्शन को देख पाते हो? अब दोनों आंखें खोलकर बिना गर्दन घुमाए दाईं तरफ खड़े साथी के एक्शन को देखो। दोनों तरीकों से देखने पर क्या अंतर पाया? अब इस पेज से जो प्रश्न बनेंगे वो इस प्रकार हैं, देखिएगा। चलिए, किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। ये प्रश्न बनता है, इसमें उत्तर आ जाएगा उल्लू। प्रश्न 2, ऐसे कुछ पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। इन पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है? उत्तर, ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं, जैसे कौवा, तोता, कबूतर, चील आदि। इन पक्षियों की आंखों का आकार सिर की तुलना में छोटा व गोलाकार होता है, ये तो हम जानते हैं। तुम अपनी दाईं आंख बंद करो या हाथ से ढको, उसी समय तुम्हारा साथी तुम्हारे बिल्कुल दाईं तरफ थोड़ी दूर खड़ा होकर कुछ एक्शन करे। अब प्रश्न क्रमांक 3, क्या तुम बिना गर्दन घुमाए अपने साथी के एक्शन को देख पाते हो? उत्तर लिखते हैं, जी हां, हम बिना गर्दन घुमाए अपने साथी के एक्शन को देख नहीं पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। अब चौथा प्रश्न बनता है, अब दोनों आंखें खोलकर बिना गर्दन घुमाए दाईं तरफ खड़े साथी के एक्शन को देखो। दोनों आंखें खोलकर बिना गर्दन घुमाए दाईं तरफ खड़े साथी के एक्शन दिखेंगे, क्योंकि दोनों आंखें खुलने से देखने का जो दायरा है वो बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न बनता है, दोनों तरीकों से देखने पर क्या अंतर पाया? दोनों तरीकों से देखने पर हमें दोनों आंखें खोलकर देखने में ज्यादा सुविधा होती है। ठीक है ना। निश्चित रूप से हमारी दोनों आंखें खुली रहेंगी तो हमें बहुत अच्छे से दिखेगा। अब अगले पेज में आते हैं। अब गेंद या छोटा सिक्का उछालकर पकड़ने का खेल खेलो।
एक बार दोनों आंखें खोलकर और एक बार एक आंख बंद करके किस स्थिति में उसे पकड़ना आसान लगा? ये प्रश्न है, गतिविधि करना है, फिर उत्तर देना है आपको। सोचो अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आंखें तुम्हारे कान की जगह होती तो कैसा होता? ऐसा तुम ऐसे क्या क्या काम कर पाते जो अभी नहीं कर पाते? ठीक है ना, ये दो प्रश्न है, आगे कंप्लीट करेंगे। जैसे चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। ठीक है ना, 1 मीटर इतना होता है। क्या तुम सोच सकते हो जमीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को कितनी दूर से दिखाई दे जाती होगी? मजेदार बात और जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं, देख रहे हैं आप यहां पर, उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते। देखो इन जानवरों को और ये चित्र कैसे दिखाई दे रहे हैं। आदमी को मान लीजिए इस चित्र को देखना है तो इस प्रकार से रंगीन दिखाई देगा। मान लीजिए यहां पर चिड़िया को देखना है तो इस प्रकार से, यहीं पे मान लीजिए किसी जानवर को इस चित्र को देखना है तो वो ऐसा कलर दिखाई देगा। और मान लीजिए यहां पर देख रहे हैं आप, रात में यदि मान लीजिए कोई भी जीव देखता है तो वो इस प्रकार से ये दिखाई देगा चित्र, उसमें रंग नहीं दिखाई देंगे। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। ठीक है ना, अब इस पेज से जो प्रश्न बनेंगे वो इस प्रकार से। तो पहले प्रश्न का यहां पर देखिएगा, अब गेंद या छोटा सिक्का उछालकर पकड़ने का खेल खेलो। एक बार दोनों आंखें खोलकर और एक बार एक आंख बंद करके किस स्थिति में उसे पकड़ना आसान लगा? उत्तर लिखते हैं, एक आंख से सिक्का पकड़ने में कठिन तथा दोनों आंख खोलकर सिक्का पकड़ने में आसान लगा। प्रैक्टिकल करना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न बनता है, सोचो अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आंखें तुम्हारे कान की जगह होती तो कैसा होता? तुम ऐसे क्या क्या काम कर पाते जो अभी नहीं कर पाते हो? उत्तर लिखते हैं, हम अभी दाईं और बाईं तरफ की चीजें बिना गर्दन घुमाए नहीं देख पाते। अगर ऐसा होता तो हम आसानी से दाईं बाईं तरफ देख सकते। मान लीजिए हमें इधर देखना है तो ऐसा, इधर देखना है तो ऐसा, और मान लीजिए हमारी आंख इधर होती तो क्या होता? तो हमें गर्दन घुमाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है ना। अगला प्रश्न बनता है, क्या तुम सोच सकते हो जमीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को कितनी दूर से दिखाई दे जाती होगी? तो हमने पढ़ा भी था, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से देख पाते हैं। चील जमीन पर पड़ी हुई रोटी लगभग 8 से 10 मीटर दूर से देख सकती है। ठीक है ना। इस प्रकार से इस पेज के प्रश्न कंप्लीट होते हैं। कितने तेज हैं कान? तुमने कक्षा 4 में पढ़ा था हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते। उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंखों से ढके रहते हैं। ठीक है ना। लिखो 10 जानवरों के नाम लिखो जिनके कान दिखते हैं। इसको हमने बढ़िया प्रश्न बनाया हुआ है। कुछ जानवरों के नाम लिखो जिनके बाहरी कान हमारे बाहरी कानों से बड़े होते हैं। ये भी एक प्रश्न है। सोचो तुम्हें क्या लगता है, क्या जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में कुछ संबंध होता है? जरूर होता है। ठीक है ना। करके देखो, स्कूल में कोई शांत जगह ढूंढो, वहां एक बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ी दूर खड़ा होकर धीरे से कुछ बोले। बाकी बच्चे उसे ध्यान से सुने। वही बच्चा फिर से उतनी ही धीरे बोले। इस बार बाकी बच्चे अपने कानों के पीछे हाथ रखकर सुने। किस बार आवाज ज्यादा साफ सुनाई दी? अपने साथियों से भी पता करो। तुम अपने कानों पर हाथ रखकर कुछ बोलो, अपनी ही आवाज सुनाई देती है ना। तो ये प्रश्न है। इस पेज से जो प्रश्न बनेंगे वो इस प्रकार है। 10 जानवरों के नाम लिखो, वहां भी लिखा हुआ था मगर ऐसा सिस्टमेटिक आपको ऐसे लिखना पड़ेगा जिनके कान दिखते हैं। उत्तर लिखते हैं, कान दिखने वाले 10 जानवरों के नाम निम्नलिखित हैं। कुत्ता, गाय, हाथी, भैंस, हिरण, खरगोश, बैल, घोड़ा, गधा, बंदर। प्रश्न क्रमांक 2 बनता है, कुछ जानवरों के नाम लिखो जिनके बाहरी कान हमारे बाहरी कानों से बड़े होते हैं। उत्तर लिखते हैं, हमारे कानों से बड़े निम्नलिखित जानवरों के कान होते हैं, जैसे खरगोश, हाथी, कुत्ता, गाय, भैंस, सुअर, बैल, गधा, घोड़ा इत्यादि। तीसरा प्रश्न बनता है,
तुम्हें क्या लगता है, क्या जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में कुछ संबंध होता है? कान के बड़े होने का सीधा संबंध सुनने की शक्ति पर निर्भर करता है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं वे अधिक ध्वनि को सुन पाते हैं। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक अगला, यहां थोड़ा नंबर जो है सीरियल नंबर डिस्टर्ब हो गया है। स्कूल में कोई शांत जगह ढूंढो, वहां एक बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ी दूर खड़ा होकर धीरे से कुछ बोले। बाकी बच्चे उसे ध्यान से सुने। वही बच्चा फिर से उतनी ही धीरे बोले। इस बार बाकी बच्चे अपने कानों के पीछे हाथ रखकर सुने। किस बार आवाज ज्यादा साफ सुनाई दी, अपने साथियों से भी पता करो। ये आपको करना है। जब हम अपने कानों के पीछे हाथ रखकर सुनते हैं तो हमारे सुनने की जो शक्ति है पहले से अधिक हो जाती है, क्योंकि हमारे कान के पास अधिक ध्वनि एकत्रित होती है। इस प्रकार से, क्योंकि ध्वनि उधर निकलती नहीं, पास नहीं होती। तो आपको पहले से पता है कि जितने ज्यादा कान बड़े होंगे उतनी सुनने की शक्ति उतनी ज्यादा होगी। मतलब ध्वनि को रोकने की क्षमता यहां पर कानों पे डिपेंड करती है, उसके आकार में डिपेंड करती है। तुम अपने कानों पर हाथ रखकर कुछ बोलो, अपनी ही आवाज सुनाई देती है ना। ऐसे रखो, निश्चित रूप से आपकी ही आवाज आपको ज्यादा सुनाई देगी। जब हम अपने कानों पर हाथ रखकर कुछ बोलते हैं तो हमारा ध्यान उस ध्वनि पर अधिक एकत्रित हो जाता है, इसलिए अपनी ही आवाज सुनाई देती है। इस प्रकार से इस पेज से ये प्रश्न है। अब हम चलते हैं अगले पेज में। एक बार डेस्क को बजाओ, कैसी आवाज आती है? अब जैसे चित्र में दिखाया है वैसे ही डेस्क पर कान लगाओ। एक बार फिर अपने हाथ से डेस्क बजाओ, कैसी आवाज आती है? क्या दोनों आवाजों में कुछ अंतर है? तो एक बार डेस्क बजाने पर धीमी आवाज सुनाई पड़ती है। डेस्क पर कान लगाकर सुनने से थप थप की आवाज जोर से सुनाई देती है। तो सांप भी कुछ ऐसी ही सुन पाता है। उसके बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। सांप के कान नहीं होते, जमीन पर जो कंपन होती है वो उसको क्या करता है, सुन पाता है। आवाजें अलग अलग देखिएगा। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाजें निकालते हैं। बताइए, मतलब कम्युनिकेशन, मतलब इन जानवरों में भी बातचीत होती है, पशु पक्षियों में भी बातचीत होती है आवाज के माध्यम से। देखिएगा, इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाजें निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज और जमीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज। मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। यदि जहां हम रह रहे हैं इस धरती पे यदि कोई अनहोनी होने वाली है तो उसका जो संकेत है पशु पक्षियों जानवरों को सबसे पहले होता है। अब देखिएगा, यहां पर उदाहरण भी है। सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाजें को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए थे। तो यहां पर जानवरों के व्यवहार के कारण ही जो है यहां पर उनकी जान बची हुई थी। ठीक है ना। तो अब हम इस पेज से बनने वाले यहां पर जो प्रश्न है अभी हम देखेंगे आगे। तो ये पेज में शायद कोई प्रश्न बना नहीं और उसका प्रश्न का उत्तर हमने पहले कंप्लीट कर लिया था। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। लिखो, क्या तुम कुछ जानवरों की आवाजें समझ सकते हो? किस किस की? जैसे बंदर, गाय, भैंस, बिल्ली और कुत्ता। क्या कुछ जानवर तुम्हारी भाषा भी समझ पाते हैं? कौन कौन से? जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, घोड़ा, तोता। आओ खेलें एक मजेदार खेल। जिस तरह पक्षी हर अलग
बात के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, उसी तरह तुम भी अलग अलग बातों के लिए आवाजों की भाषा बना लो। ध्यान रहे बोलना नहीं है, केवल आवाजें निकालनी है और साथियों को अपनी बात समझानी है कि किन बातों के लिए चेतावनी संदेश भेजना चाहोगे, जैसे कक्षा में टीचर के आने पर। तो ये आपको एक प्रकार से खेल है, कितना सोएं। अब देखिएगा, बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, लंबी भी इतनी कि कई महीने तक फिर दिखाई नहीं देते। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियां कहीं गुम हो जाती हैं? सोचो वे ऐसा क्यों करती होंगी। तो ये प्रश्न है। चलिएगा, तो जो प्रश्न बनेंगे इस पेज से वो इस प्रकार है, क्या तुम कुछ जानवरों की आवाजें समझ सकते हो? किस किस की? तो उत्तर ऐसे लिखेंगे, जो जानवर हमें अधिकतर दिखाई देते हैं उनकी आवाजें हम आसानी से समझ पाते हैं, जैसे बंदर, गाय, भैंस, बिल्ली, कुत्ता आदि। अगला प्रश्न है, क्या कुछ जानवर तुम्हारी भाषा भी समझ सकते हैं, और वो कौन कौन से हैं? तो यहां पर समझ शब्द यहां पर गायब हो गया है, तो उत्तर लिखते हैं, पालतू जानवर जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, घोड़ा, तोता इत्यादि जानवर मनुष्य की भाषा समझ सकते हैं। इस प्रकार से यहां पर समझ शब्द लिखिएगा यहां पे। तो ये प्रश्न जो है ये भी कंप्लीट होता है। सीरियल क्रमांक यहां पर डिस्टर्ब हो गया है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियां कहीं गुम हो जाती हैं? सोचो वे ऐसा क्यों करती होंगी। सर्दी से बचने के लिए छिपकलियां इस मौसम में वे कहीं चली जाती हैं या छिप जाती हैं, इस प्रकार से। ठीक है ना। अब हम अगले पेज में चलते हैं, चलिएगा। अब यहां पर क्लॉथ, ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटककर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इनको देखिएगा, इनको क्लॉथ कहा जाता है, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं मात्र। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। तो यहां पर क्लॉथ का जगना, तो यहां पर घड़ी के माध्यम से बताया गया है। यहां पर कुल 24 घंटे हैं। तो यहां पर आप डार्क देख रहे हैं, तो ये क्लॉथ का सोना इतने घंटे है। तो अगर क्लॉथ की सोने और जागने की प्रक्रिया 24 घंटे की घड़ी में दिखानी हो तो वह ऐसी दिखेगी। तो यहां पर जागता मात्र ये 3 घंटे है और सोता यहां पर आप देख रहे हैं 24 में से यहां पर 21 घंटे। इस प्रकार से यहां पर ऐसा मानेंगे, ठीक है ना। तो अब यहां पर जो है यहां 12 घंटे, ये 12 यहां देख रहे हैं आप, ये 12 घंटे हैं, 12 दूनी 24। तो 24 घंटे में यहां पर क्या करेंगे, 3 दूनी 6 कर दें। यहां पे देख रहे हो आप इसका, यहां पर एक भाग है, तो यहां पर 6 घंटे जो है वो क्या करेगा, 6 घंटे सिर्फ जागेगा, और यहां पर देखिएगा, और जो 18 घंटे है वो क्या करेगा, सोएगा। इस प्रकार से, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। बताओ छिपकली के लिए सर्दियों में यह घड़ी कैसे दिखेगी। अब यहां पर इस प्रकार से यहां पर इसको बताना है आपको कि छिपकली जो है वो किस प्रकार से दिखेगी। तो छिपकली भैया पूरी गायब भी हो जाती है, तो यहां से पूरा ये डार्क आ जाएगा, ठीक है ना। चित्रों में कुछ जानवरों के सोने के समय को दिखाया गया है। हर चित्र के नीचे लिखो कि वह जानवर एक दिन में कितने घंटे सोता है। देखिएगा, अब यहां पर जो है गाय जो है 4 घंटे, क्योंकि ये 12 घंटा है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो यहां पर डबल भाग मानेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहां पर अजगर जो है यहां पर 9 भाग छायांकित है, तो ये 12 घंटे, एक दिन में 12 नहीं 24 घंटे होते हैं, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। जिराफ 2 घंटे, मतलब यहां पर 12 घंटे में एक बार और 12 घंटे में एक बार, तो यहां पर 2 घंटे हो गए, ठीक है ना। अब यहां पर बिल्ली, यहां पर 6 भागों को दिखा रहा है, मतलब 12 घंटे में 6 भाग और 12 घंटे में 6 भाग, क्योंकि 24 घंटे का एक दिन होता है। इस प्रकार से ये बिल्ली 24 घंटे सोती है। अपने आसपास किसी जानवर को देखकर क्या तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न उठते हैं? कौन से? कोई 10 प्रश्न बनाओ और लिखो। चलिएगा, इस प्रश्न को हम इस प्रकार से कंप्लीट करते हैं। अपने आसपास किसी जानवर को देखकर क्या तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न उठते हैं? कौन से? कोई 10 प्रश्न बनाओ और लिखो। पहला देखिएगा,
अपने आसपास जानवरों को देखकर मन में जो प्रश्न उठते हैं वे निम्नलिखित हैं। पहला, जानवर कहाँ रहते होंगे। दूसरा, जानवरों को खाना कौन देता होगा। तीसरा, जानवर को जब चोट लगती होगी तब वह क्या करते होंगे। चौथा, वे आपस में बातें कैसे करते होंगे। पांचवा, वे सर्दी से अपने आप को कैसे बचाते हैं। छठवां, पृथ्वी पर जानवर नहीं होते तो क्या होता। सातवां, ये एक दूसरे की भावनाओं को कैसे समझ पाते होंगे। आठवां, वे कहां और कब सोते होंगे। नौवां, कुछ हमारे आसपास और कुछ जानवर जंगल में क्यों रहते हैं। दसवां, प्राकृतिक आपदाओं के संकेतों को कैसे पहचानते हैं। इस प्रकार से ये 10 प्रश्न हैं। अब यहां पर देखिएगा, इस पेज को देखिए, यहां पर शेर का जो फेस है वो है, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की देखने की जो शक्ति है अंधेरे में बहुत ज्यादा तेज होती है, ठीक है ना। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं। बताइए, उसकी जो मूछें होती हैं मुंह में, ये वाली, वो हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। देखिएगा, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना या नहीं, यह तो उस बाघ की मर्जी है, ठीक है ना। इनका भी एक इलाका होता है जंगल का। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज, और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज, कभी कराहना हो तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भाप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं, ठीक है ना। ये विशेषता है बाघ की जो हम यहां पर जान रहे हैं। बाघ इतना सतर्क जानवर है, लेकिन इस सब के बावजूद आज वह खतरे में है। सोचो, जंगल के बाघ को किन चीजों से खतरा है, प्रश्न है। क्या हम भी जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं, कैसे, ये भी प्रश्न है, अभी हम कंप्लीट करेंगे। क्या तुम जानते हो, हाथी को उसके दांतों, गेंडों को सींग, और शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कार्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहां लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पता करो, भारत में जानवरों की सुरक्षा के लिए ऐसे नेशनल पार्क और कहां कहां हैं, इनके बारे में जानकारी इकट्ठी करके रिपोर्ट तैयार करो, ठीक है ना। ये भी प्रश्न है, इसको कंप्लीट करेंगे अभी हम। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, बहुत से गायक गायिकाएं गाते समय अपने कान पर हाथ रखते हैं, वे ऐसा क्यों करते हैं। आपने ऐसा देखा होगा, ठीक है ना। कुछ उदाहरण देकर समझाओ कि जिससे हमें पता चलता है कि जानवरों की देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति बहुत तेज होती है। तो इस पेज के प्रश्न इस प्रकार से हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। सोचो, जंगलों के बाघ को किन चीजों से खतरा होगा। उत्तर लिखते हैं, जंगल में बाघ को शिकारियों का भय बना रहता है। शिकारी उनकी खाल के लिए उन्हें मार देते हैं। बाघ को शक्तिशाली जानवर शेर का भी डर रहता है। घटते जंगल और जंगल में आग आदि से भी खतरा होता है या होता होगा। अगला प्रश्न है, क्या हम भी जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं, कैसे। हाँ, मनुष्य जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं। जानवरों के बढ़ते शिकार के कारण वे विलुप्त होते जा रहे हैं। हाथी को उनके दांतों, गेंडों को सींग, और बाघ, शेर, मगरमच्छ, हिरण आदि को अपने फायदे के लिए मार दिया जाता है। मनुष्य अपने उद्योग, आवास आदि के लिए जंगलों का विनाश कर रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से प्रश्न है। अगला प्रश्न है,
भारत में जानवरों की सुरक्षा के लिए ऐसे नेशनल पार्क और कहां हैं, इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके रिपोर्ट तैयार करो। भारत में जानवरों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। सरकार इन्हें संरक्षण व संवर्धन के लिए नेशनल पार्क, अभ्यारण्य आदि बनवा रही है। ये पार्क, अभ्यारण्य पूरे भारत में लद्दाख से तमिलनाडु, गुजरात से असम तक फैले हुए हैं, जिनमें से कुछ नेशनल पार्क अग्रलिखित है इस प्रकार से। यहाँ पर नेशनल पार्क लिखा है, यहाँ पर राज्य लिखा हुआ है और संरक्षित पशु का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है ना, इस प्रकार से आप भी कंप्लीट करेंगे इसको। क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि बहुत से गायक गायिकाएं गाते समय अपने कान पर हाथ रखते हैं, वे ऐसा क्यों करते होंगे? गायक गायिकाएं गाते समय अपने कान पर हाथ रखते हैं जिससे वे अपना ध्यान एकत्रित कर सकें और आवाज को संगठित करके प्रस्तुत कर सकें। ठीक है ना। 47 नंबर का प्रश्न है, कुछ उदाहरण देकर समझाओ कि जिससे हमें पता चलता है कि जानवरों की देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति बहुत तेज होती है। जानवरों, उत्तर लिखेंगे, जानवरों की देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति बहुत तेज होती है, जिससे हम निम्नलिखित उदाहरणों से समझ सकते हैं। जैसे डॉल्फिन भूकंप या समुद्र में तूफान आने पर अलग अलग आवाजें निकालने लगती है। चील, बाज, गिद्ध हमसे 4 गुना ज्यादा दूर देख पाते हैं। जो चीज हमें 2 मीटर की दूरी से दिखती है उसे वह 8 मीटर दूर से देख लेते हैं। कुत्ता, शेर मलमूत्र की गंध से अपने इलाके के साथियों को पहचान लेते हैं पैरों। ठीक है ना। चौथा है, मच्छर आदमी के शरीर की गंध, खासकर के तलवे और शरीर की गर्मी से उस आदमी का पता लगा लेता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। और यहाँ पर एक गतिविधि है, आपको कागज से एक कुत्ता बनाना है जिसके जो निर्देश है यहाँ पर दिए हुए हैं। इस स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो इस प्रकार से कागज का आप कुत्ता जो है वो तैयार कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 5वीं की ईवीएस पर्यावरण का अध्याय 1 कंप्लीट किया है। आपको जो भी प्रश्न लिखना होगा, वीडियो को आप रोकिए, आप फेयर कॉपी बनाइए और आप प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए अध्याय के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।